आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको दैनिक पाठ्य योजना की रूपरेखा के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी। मैंने इससे पहले जो है पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला था और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करेंगे ताकि जो है और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। देखिए, आज हम बात करते हैं पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना। बीएड और डीएलएड दोनों ही जो है कक्षाओं के छात्र प्रशिक्षण के दौरान दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं और वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लेसन प्लान पाठ्य योजना की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें लिखते हैं और ये प्रारूप का जो है वह अनुकरण करते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि वो लिख तो लेते हैं लेकिन गहराई से इन तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं रखते। तो आज मैं इन तथ्यों के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो ये पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना, जो है सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना, तरह तरह की जो पाठ्य योजना है, इनको कैसे बनाया जाए, तो इनके लिए जो है विद्वानों ने, जैसे हर्बर्ट की पंचपदी एक उपागम कहते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं और आरसीएम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इन सब ने जो है पाठ्य योजना के जो है लिए अलग अलग उपागमों का जो है निर्माण किया है, प्रतिपादन किया है और उन्हीं जो है सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इस पाठ्य योजना के इन बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। देखिए, जो है सबसे पहले जब हम पाठ्य योजना बनाएंगे तो यहाँ ये छात्राध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, प्यूपिल टीचर्स नेम और जो है या रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिनांक, यहाँ कक्षा यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कक्षा जिस कक्षा में छात्र पढ़ा रहा है और जो है उसके बाद लिखेंगे विषय और उपविषय और यहाँ कालांश। कालांश कौन सा होता है? पीरियड, ड्यूरेशन, जितना ये 30 मिनट की अवधि में पढ़ा रहे हो आप या उसको 40 मिनट में, ये और बहुत सारी जो है उसमें लिखा होता है यहाँ औसत आयु। तो औसत आयु के बारे में बच्चे जानते नहीं। औसत आयु जो कक्षा आप पढ़ा रहे हो, 6वीं 7वीं 8वीं की, उस जो है कक्षा में किस एवरेज आयु के बच्चे बैठे हैं। मान लिया मैं एक उदाहरण देती हूँ, 6वीं क्लास का बच्चा है, वो 11-12 साल के जो बच्चे उसमें बैठे होंगे। औसत आयु होती है जो कक्षा, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हो उन बच्चों की आयु। अब यहाँ हम विषय लिखते हैं, हिंदी विषय या आप कोई भी विषय पढ़ाएंगे, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है। वो पाठ्य योजना का ये जो रूपरेखा जो मैं बता रही हूँ ये सभी विषयों के लिए जो है लगभग समान ही रहती है। और उप विषय, हम उप विषय कब लिखते हैं? उप विषय जब आगे देखिए, मैं अभी बताऊंगी कहाँ कब लिखेंगे। अभी हम इसको लिखेंगे क्लास में, प्रस्तुतिकरण जो है हम जैसे करेंगे तब मैं बताऊंगी। अब उसके बाद हम लिखते हैं विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस शुरू में, मतलब उदाहरण के तौर पे आपने जो है संज्ञा पढ़ा रहे हैं हिंदी का, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले ही बच्चों के ध्यान में ये रहेगा कि आज मैडम क्या पढ़ाएगी, संज्ञा पढ़ाएगी, संज्ञा की परिभाषा करवाएगी, संज्ञा के जो है भेद और भेदों का वर्णन करेगी, ये ध्यान रहेगा। और अध्यापक भी पहले दिमाग में सेट करके रखेगा कि आज मुझे कक्षा में ये पढ़ाना है। तो विषय वस्तु विश्लेषण, कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उसका जो है आप मुख्य मुख्य बिंदुओं को यहाँ लिखेंगे। ये होता है कंटेंट जो है एनालिसिस या विषय वस्तु विश्लेषण। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, अब हम हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी का उदाहरण देती हूँ। हिंदी में अब आप सबसे पहला जो सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आप हिंदी का चाहे कविता पढ़ाएं, चाहे आप गद्य पढ़ाएं, चाहे आप उसका रचना शिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? बच्चों का हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो सामान्य उद्देश्य होगा ये यही होगा। उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, बच्चे लोक परिचित लोकोक्ति और मुहावरों से परिचित हो सकेंगे।
इस तरह के जो कोई भी विषय, ये सारी बातें जो है सामान्य है। अब देखिए सामान्य उद्देश्य, आप भिन्न भिन्न विषयों की जो पाठ्य योजनाएं बनाएंगे उसमें आप सामाजिक अध्ययन लिखें तो बच्चों की सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये ध्यान रहे सभी क्लासेस के विद्यार्थी। अब हम दूसरा जो ये लिखा हमने विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, देखो सामान्य उद्देश्य तो जो विषय पढ़ा रहे वो उसमें ये तो तकरीबन समान ही रहते हैं, थोड़े बहुत परिवर्तित होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य बदल देगा, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य होगा वो कि मान लिया आपने हिंदी की जो है वो संज्ञा की मैंने उदाहरण दिया था, तो यहाँ विशिष्ट उद्देश्य बच्चे संज्ञा के विषय में जो है जान सकेंगे, संज्ञा के भेदों का जो है ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये होगा विशिष्ट उद्देश्य। यदि हम यहाँ कविता झांसी की रानी पढ़ाते हैं तो बच्चे झांसी की रानी के विषय में जान सकेंगे, तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, बदलता रहेगा। अब एक ध्यान देखिए, जो वैसे तो बीएड के जो स्टूडेंट होते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण हमने एक अलग तरह से जो है किया है, उसमें हम उसको जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी में किया गया है, 6 प्रकार के जो उद्देश्यों को हमने बांटा है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और ज्ञानोपयोग या प्रयोगात्मक उद्देश्य और व्यवहारात्मक अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशलात्मक उद्देश्य। तो इनके विषय में मैं फिर बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन सामान्यतः डीएलएड के छात्र 2 ही प्रकार के जो उद्देश्य लिखते हैं, दोनों में अंतर मैं बता पाऊंगी बाद में। इसमें जब उद्देश्यों का वर्गीकरण करवाऊंगी तो मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन जब पाठ्य योजना बनी हुई होती है तो वो बच्चे देखेंगे कि वो इस तरह से लिखे हुए हैं उनके उद्देश्य, जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर और जो स्किल वाले जो है, इस तरह से उन 6 भागों में हमने उसको बांटा हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं सामान्य सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री कौन सी होती है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या इसको इंस्ट्रक्शन जो है एड्स भी बोलते हैं। जैसे सामान्य कक्षा कक्ष जो है, चाक बोर्ड, चौक, झाड़न, डस्टर, संकेतक, पॉइंटर, ये सारी जो है चीजें जो है आप किसी भी विषय को पढ़ाएंगे तो उसमें आवश्यकता इनकी महसूस होती है और ये समान रहती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट सहायक सामग्री। विशिष्ट सहायक सामग्री जो है बदलती रहती है। कैसे, अब आपने जो है संज्ञा का जो है संज्ञा के टॉपिक पर आप पढ़ा रहे थे, तो यहाँ विशिष्ट सहायक सामग्री क्या होगी, संज्ञा को दर्शाने वाला जो है कोई चार्ट होगा, कोई मॉडल बनाया है आपने, तो विशिष्ट सहायक सामग्री जैसे विषय उप विषय जो बदलता है तो उसके अनुरूप ही विशिष्ट सहायक सामग्री क्या रहती है, बदलती रहती है। फिर आगे जो है स्टेप है अनुमानित पूर्व ज्ञान। अनुमानित पूर्व ज्ञान, हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम ये थोड़ा सा अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत संज्ञा के भेदों के बारे में, संज्ञा के बारे में जो है कुछ ना कुछ जानते होंगे। जो भी आप टॉपिक जिस भी विषय का पढ़ा रहे हो उसके विषय में आप बच्चे कुछ ना कुछ सामान्य जानकारी रखते होंगे, ये अनुमान लगाया। फिर अब जो है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण क्या होता है कि जो बच्चे के पास पुराना ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान से जोड़ने के लिए पीके टेस्टिंग, मतलब क्या बच्चे उसके बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। तो अब जो है अब हम उस विषय से संबंधित धीरे धीरे, देखिए कभी भी आप उस जो सीधा टॉपिक है उसके बारे में कभी प्रश्न नहीं कहेंगे। आप यदि बोलेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप यहाँ बोलेंगे राम सीता वन जा रहे हैं। अब इसमें आपने बोला राम और सीता ये क्या है, बच्चे संभावित उत्तर देंगे भाई व्यक्ति का नाम है, इस तरह से। फिर उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न बताइए। अब हम धीरे धीरे इनको हम क्या कहते हैं, या जो है एक लास्ट का जो क्वेश्चन ले आओ बच्चे को, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे उत्तर नहीं दे पाते, तब आप उसको बताओ अच्छा तो आज बच्चों आज हम ये बताएंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ आपने प्रश्न भी लिखने हैं और बच्चा जो संभावित उत्तर दे रहा है, गलत दे रहा है, ठीक दे रहा है, वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्रश्न आपस में जो है जुड़े हुए होने चाहिए। कभी भी सीधा डायरेक्ट उस विषय से संबंधित जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसका प्रश्न कभी भी नहीं आपने पूछेंगे। धीरे धीरे उसको उसे जोड़ते लेके जोड़ना है उसको। ठीक है,
अब उसके बाद प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन यहाँ बच्चे मतलब नहीं जान पाए, तब जो है आप बताएंगे कि जो इन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। आज बच्चों हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य कथन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उप विषय की घोषणा भी लिखा होता है उद्देश्य कथन। तो आज बच्चों हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो है छात्र किस तरह से प्रस्तुतिकरण करेगा, इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ आप ध्यानपूर्वक इसको जो है सुनेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसके शेष भाग को देखने के लिए मेरे दैनिक पाठ योजना का भाग 2 अवश्य देखें। धन्यवाद।